दोस्तों आज हम अर्थ पे रहते हैं जिसका 70% भाग पानी से भरा हुआ है। हम मून पर जा चुके हैं, हमने मार्स की सतह को मैप किया हुआ है, लेकिन जो हमारा समुद्र है जिसने लाइफ को जन्म दिया उसके बारे में अभी तक हमें कुछ नहीं पता है। अक्सर कहा जाता है कि 95% ऑफ द ओशन इज अनएक्सप्लोर्ड। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये ह्यूमन लिमिटेशन को दर्शाता है। इस वीडियो में सिर्फ हम मिस्ट्री को नहीं जानेंगे बल्कि इस मैटर के पीछे की जो साइंस है उसको भी जानेंगे। और एंड तक आते आते आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि समुद्र जो है ना वो अनएक्सप्लोर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि ह्यूमन कमजोर है, बल्कि इसलिए है क्योंकि नेचर अलाउ ही नहीं करता है। 95% अनएक्सप्लोर्ड, ये जो नंबर है ना ये सुनने में बड़ा साइंटिफिक लगता है, लेकिन हकीकत तो ये है कि ये काफी सारे जो नॉलेज के लेवल्स होते हैं ना उनको मिक्स करके बनाया गया है। अगर एक्सप्लोर का मतलब ये है कि हमें समुद्र के नीचे के ट्रेंचेस और माउंटेन्स का रफ आइडिया है, तो भाई ये काम तो हम 1990s में ही कर चुके हैं। सैटेलाइट जैसे जियोसैट और ERS-1 जो है ना वो डीप सी में हाइट की जो डिफरेंस होती है ना जमीन की उसको मेजर करते हैं। और ये डिफरेंस क्यों क्रिएट होती है? क्योंकि डीप सी में जो ग्रेविटी का इफेक्ट होता है ना वो इन डिफरेंस को पैदा करता है। इस टेक्निक से हमने पूरे अर्थ के जो ओशंस थे ना उनको मैप किया और जो रिजोल्यूशन थी ना वो थी 6 से 8 किलोमीटर। इसका क्या मतलब हुआ कि जो छोटी छोटी चीजें थी ना वो गायब हो गई इसमें। मॉडर्न साइंस के लिए ये जो रिजोल्यूशन थी ना ये काफी नहीं थी, क्योंकि आज अगर हमें सुनामी प्रिडिक्शन करना है, क्लाइमेट मॉडलिंग करनी है तो हमें मिनिमम 100 मीटर या उससे बेहतर रिजोल्यूशन चाहिए होती है। इसलिए सीबेड 2030 ने मैप का डेफिनेशन ही बदल दिया। उसने बोला कि वही एरिया मैप माना जाएगा जो शिप के मल्टी बीम सोनार से कैप्चर हुआ होगा। जून 2025 तक ओशन का लगभग 27.3% एरिया इस स्टैंडर्ड के मुताबिक मैप किया हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ? जो मेजर एरिया है ना वो आज भी अननोन है और हमें कुछ नहीं पता, हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं उस बारे में। देखिए मैपिंग और देखना ये दोनों अलग अलग चीजें। आप किसी शहर का मैप देके उसकी कल्चरल लाइफ और रियलिटी को नहीं बता सकते। और ओशन में जो सनलाइट पड़ती है ना उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम है। लगभग 200 मीटर तक जो है सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लायक होती है और 1000 मीटर के नीचे जो है कंप्लीट डार्कनेस होती है। मतलब डीप ओशन एक ऐसी दुनिया है जहाँ आंखों का कोई काम नहीं है अगर लाइट ना हो तो। 1958 से लेके 2024 तक जो डाइव के रिकॉर्ड्स है ना ओशन में उसको एनालाइज किया गया और जो रिजल्ट था वो शॉकिंग था। ह्यूमंस और रोबोट्स मिलकर भी ओशन का सिर्फ 0.001% ही विजुअली देख पाए हैं। टोटल लगभग 3800 स्क्वायर किलोमीटर जो यूएस के एक छोटे से स्टेट के बराबर है। इस हिसाब से माने तो 95% नहीं 99.99% ओशन ऐसा है जो अननोन है। मतलब हम कह सकते हैं कि हम समुद्र के बारे में बात तो बहुत ज्यादा करते हैं पर हमने पता कुछ नहीं है। लोग सोचते हैं कि स्पेस एक्सप्लोरेशन सबसे मुश्किल काम है, लेकिन फिजिक्स कुछ और कहती है। देखिए स्पेस जो है वो एक वैक्यूम है, वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है ना वो आसानी से ट्रेवल करती है। इसी वजह से हम मार्स को भी मीटर लेवल एक्यूरेसी से मैप कर पाए हैं। लेकिन जो समुद्र है ना वो इसके एकदम अपोजिट है। समुद्र एक ओपेक और कंडक्टिव मीडियम है जहाँ पे रेडियो वेव जाते ही वो एनर्जी से हीट में ट्रांसफर हो जाती है। अब ओपेक का मतलब एकदम दीवार जैसा है जिसके आर पार जाना बहुत मुश्किल है या जा ही नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि डीप सी के अंदर जीपीएस, वाईफाई और मोबाइल सिग्नल एकदम बंद हो जाते हैं। जो रोबोट जाते हैं ना डीप सी में उनको तक अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं होती और उनको लाइव कंट्रोल करना तो इम्पॉसिबल है। डेटा ट्रांसमिशन जो है ना वो अकूस्टिक वेव से होता है जिसकी स्पीड और बैंडविड्थ बहुत लिमिटेड होती है। अब टाइटैनिक से शिप तक एक रोबोट को अगर HD इमेज पहुंचानी है ना तो उसमें भी मिनट्स लग जाते हैं। इसलिए डीप सी में जो भी डिसीजन होता है ना वो एकदम स्लो, प्लान और रिस्की होता है। देखिए समुद्र की सबसे खतरनाक चीज है प्रेशर, जो हर 10 मीटर जाने पर 1 एटमॉस्फेयर बढ़ता है। ओशन की जो एवरेज डेप्थ है ना वो है 3700 मीटर, यानी कि एवरेज एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना हुआ 370। और जो मरियाना ट्रेंच है ना डीपेस्ट पॉइंट ओशन में, वहां पे तो ये प्रेशर जो है 1100 ATM तक पहुंच जाता है, यानी कि लगभग 15000 PSI के बराबर। ये फोर्स इतनी ज्यादा है कि जो नॉर्मल स्टील होता है ना वो भी एकदम पेपर की जरा क्रश हो जाता है। इसलिए जो डीप सी में जाते हैं ना सबमर्सिबल वो भी टाइटेनियम के परफेक्ट स्पेरिकल कैबिन से बने होते हैं। वहां पे गलती की कोई चांस नहीं होती, छोटी सी गलती भी ना बड़ा हादसा बना सकती है। और बियोंसी यानी कि मशीन को ऊपर नीचे ले जाने में एयर टैंक्स काम नहीं आते। वहां यूज होता है सिंटेक्टिक फोम जो ग्लास माइक्रोस्फीयर से बना होता है। ये काफी रिलायबल और काफी भरोसेमंद चीज है, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। समुद्र का हर मीटर इंजीनियरिंग के लिए एक नया चैलेंज है और इसीलिए जो एक्सप्लोरेशन है ना वो इतना ज्यादा लिमिटेड है। देखिए टेक्नोलॉजी को तो हम अपग्रेड कर सकते हैं लेकिन ह्यूमन बॉडी को नहीं। डीप सी में ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बॉडी को, जिसे कहते हैं हाई प्रेशर नर्वस सिंड्रोम। ये प्रॉब्लम जनरली 150 मीटर के बाद स्टार्ट होती है, जहाँ पे क्या होता है नर्व सिग्नल जो होती है हमारे बॉडी में उनको ये डिस्टॉर्ट कर देता है और एक्सट्रीम केसेस में हार्ट फेल हो सकता है, दिमाग जो है वो काम करना बंद कर सकता है और जो दिमाग में नसें हैं वो फट सकती है, इतना प्रेशर होता है। इसीलिए जो डाइविंग होती है ना वो 500 से 700 मीटर के बाद इम्पॉसिबल है। ह्यूमंस के लिए 95% जो डेप्थ है ओशन की वो अनरीचेबल है। इसलिए ह्यूमन जो है वो डीप सी में तभी जा सकते हैं जब वो एक सील्ड कैप्सूल के अंदर हो जहाँ पे प्रेशर को नॉर्मल रखा जाए। मतलब हम समुद्र में जाके काम नहीं कर पाएंगे, फिर सिर्फ देख पाएंगे। डीप सी एक ऐसी दुनिया है दोस्तों जहाँ पे ह्यूमन बॉडी जो है ना वो सर्वाइव नहीं कर सकती। ओशन
ओशन एक्सप्लोरेशन का सबसे अंडररेटेड फैक्टर है फंडिंग। 2024 में नासा को $24.8 बिलियन मिले, लेकिन उसमें से नोआ के ओशन एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम को मिले सिर्फ $46 मिलियन। इसका मतलब स्पेस के मुकाबले ओशन को एकदम इग्नोर कर दिया गया। हमें मून का चप्पा चप्पा पता है, लेकिन ओशंस के बारे में हमें कुछ नहीं पता। जो रिसर्च शिप जाती है ना, उसका एक दिन का खर्चा होता है $45 से $60,000 और एक महीने का ट्रिप कॉस्ट करता है अराउंड $2 मिलियन। और इसमें साइंटिस्ट, इंजीनियर और जो मशीन होती है, इनका कॉस्ट अलग होता है। इसी वजह से एक्सप्लोरेशन सिर्फ वहां होता है जहाँ पे या तो अर्जेंट साइंस हो या फ्यूचर में इकोनॉमिक रिटर्न मिल रहा हो। 2020 के आसपास ओशन एक्सप्लोरेशन का जो डेफिनेशन है ना, वो बदल गई है, क्योंकि अब बात सिर्फ साइंस की नहीं है, अब बात है क्रिटिकल मिनरल्स की। डीप सी में मिलते हैं पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, यानी कि ऐसे पत्थर जिनमें कोबाल्ट, निकल और कॉपर जैसे मेटल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल और रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ज्यादा कारगर है। इसीलिए जो गवर्नमेंट है सडनली ओशन एक्सप्लोरेशन में इतना इंटरेस्ट ले रही है। 2025 में यूएस ने एक ऑर्डर साइन किया, जिसमें ऑफशोर जो माइनिंग है ना मिनरल्स की, उसको फास्ट किया गया। नॉर्वे ने क्या किया कि अपना जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है ना, उसको माइनिंग के लिए ओपन कर दिया, और जो प्राइवेट कंपनी है ना, वो भी गवर्नमेंट के रूल्स को बाईपास करने में लगी हुई है। ओशन एक्सप्लोरेशन जो है वो अब सिर्फ साइंस ड्रिवन नहीं है, वो स्ट्रेटेजी ड्रिवन है। समुद्र जो है अब सिर्फ मिस्ट्री नहीं है, बल्कि पावर और कंट्रोल का सिंबल बन चुका है। अब टेक्नोलॉजी जो है वो इस गेम को काफी तेजी से बदल रही है। ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल, एआई और स्वॉर्म रोबोट जो है ओशन एक्सप्लोरेशन को बहुत ज्यादा फास्ट बना रहे हैं। ऑर्फियस जैसे रोबोट बिना ह्यूमंस के 6 से 11,000 मीटर तक डेप्थ में जा सकते हैं और अपने डिसीजन जो है वो खुद ले सकते हैं। जुलाई 2025 में ऑर्फियस रोबोट ने जो है मरियाना जो रीजन है ना, वहां पे पॉलीमेटेलिक मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया ऑटोनोमसली, जो एक बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट था। सीबेड का गोल है कि 2030 तक पूरे ओशन को हमें मैप करना है, और जो करंट ग्रोथ चल रही है ना, उसके हिसाब से लगभग 2035 तक 80% ओशन मैप हो जाएगा। अब सवाल आता है कि जब हम सब कुछ देख पाएंगे ना डीप सी में, तब हम क्या करेंगे? हम प्रोटेक्ट करेंगे या एक्सप्लोइट करेंगे? क्योंकि समुद्र का जो फीचर है ना दोस्तों, वो साइंस से ज्यादा ह्यूमन एथिक्स पे डिपेंड करेगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।